हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। जो हम लोगों ने आरबीआई ग्रेड बी के लिए फाइनेंस की सीरीज शुरू करी है, उसके अंदर ये हमारा 6 टॉपिक शुरू करने वाले हैं हम लोग। टॉपिक का नाम है हमारा नॉन बैंकिंग सिस्टम। इसके अंदर अगर हम इसके इंडेक्स और सिलेबस से बात करें तो आरबीआई का जो 2024 का हमारे पास 2025 का अवेलेबल फाइनेंस का सिलेबस है, उसमें ये 6 टॉपिक है हमारा नॉन बैंकिंग सिस्टम। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम का कॉन्सेप्ट समझेंगे। नॉन बैंकिंग सिस्टम से यहाँ पे हमारा मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम मतलब वो सारी फाइनेंस कंपनीज जो काम तो बैंकिंग से रिलेटेड करती हैं, बैंकिंग से मिलता जुलता या फाइनेंशियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, बट बैंक नहीं है, तो वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग एनबीएफसीज की बात करेंगे। देन एनबीएफसीज के लिए जो आरबीआई के रेगुलेशन है, जिसे हम लोग स्केल बेस्ड रेगुलेशन या फिर शॉर्ट में एसबीआर बोलते हैं, ये डिस्कस करेंगे। फिर जो मल्टीपल टाइप की एनबीएफसीज हैं हमारे पास, अलग अलग तरह की, जैसे सीआईसी सॉरी हम कर चुके हैं, और बहुत सारी तरह की हैं, जैसे हमारे पास एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, फिर हमारे पास फैक्टर कंपनीज हैं, फिर हमारे पास हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं। उन सबको यहाँ पे ब्रीफली देखेंगे कि कितने तरह की एनबीएफसीज होती हैं और वो क्या क्या करती हैं। देन हम लोग बात करेंगे एआरसीज की और एनएआरसीएल की। एआरसी होती है हमारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और एनएआरसीएल आपको पता है एक बैड बैंक बनाया था, इसको शॉर्ट में हम लोग बैड बैंक बोलते हैं, जो कि बैंकों की बैलेंस शीट क्लीन करने के लिए था। फिर आता है इसमें हमारा म्यूचुअल फंड्स, इसको हम लोग सेपरेट, जो हमारा सेशन 6_2 करके बनाएंगे, सेपरेट वीडियो रहेगा। देन पेंशन फंड्स, पेंशन फंड में हम लोग एनपीएस, एनपीएस लाइट, एनपीएस वत्सल्य और एक अटल पेंशन योजना है, इसको हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कीम्स में ऑलरेडी करा है, दोबारा करेंगे, और इसको हम लोग सेशन 6_3 करके बनाएंगे। तो मेजरली मैं बोलूँ तो ये हमारा 3 पार्ट्स का वीडियो बनेगा, जिसमें नॉन बैंकिंग सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। ये वीडियो ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होंगे, छोटे ही वीडियोस होंगे हमारे। आगे चलते हैं। एनबीएफएस की बात करें अगर, हमारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम या फिर नॉन बैंकिंग सिस्टम, इसके अंदर मल्टीपल फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज और इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये फाइनेंशियल सर्विसेज भी देते हैं, क्रेडिट भी देते हैं, बट इनके पास पूरा बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट और जैसे कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करते हैं उस तरह से डिपॉजिट्स में काम नहीं कर सकते। ये क्रेडिट डिमांड को सपोर्ट करते हैं, कैपिटल मार्केट को डेवलप करते हैं, इंश्योरेंस में होते हैं, पेंशन में होते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम करते हैं, एंड दे ऑपरेट आउटसाइड ट्रेडिशनल बैंकिंग। जो हमारी ट्रेडिशनल बैंकिंग है उसके बाहर इनका काम होता है। स्पेशलाइज फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं और फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब समवेयर उसे सपोर्ट करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब अगर हम लोग अपने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम की आगे बात करें तो इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। एनबीएफसीज होती हैं। ठीक है, एनबीएफसीज के साथ एनबीएफसी के अंदर बहुत सारी कंपनीज होती है, जैसे जो हमारी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, या फिर हमारे पास एआरसीज होती हैं, एआरसीज को हम सेपरेटली पढ़ेंगे। फैक्टर्स कंपनीज होती हैं, फिर हमारे पास पीयर टू पीयर लैंडिंग होते हैं, अकाउंट एग्रीगेटर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनबीएफसीज होती हैं, उनको डेफिनेशन वाइज हम लोग पढ़ेंगे, क्या क्या उनका काम होता है, कैसे उनका क्लासिफिकेशन होता है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इसको हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले वीडियो में। हमने इसमें सिड भी करा था, एनएचबी करा था, नाबार्ड करा था, फिर हमने इसके अलावा नेफिड करा था, और भी हम लोगों ने इसके अंदर करा था, एक्सिम बैंक करा था। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इन्हें हम लोग सिर्फ डेफिनेशन की फॉर्म में पढ़ेंगे, एनबीएफसीज के ही अंडर। इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस हमारा मेजरली 3 तरह से होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, जनरल इंश्योरेंस होता है। ब्रीफ हम लोग इसकी डेफिनेशन को आईआरडीए के साथ में पढ़ चुके हैं, उससे ज़्यादा हमें इंश्योरेंस बिजनेस के अंदर यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करना, तो इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। अगर इन द मीन वाइल एग्जाम से पहले कुछ मेजर चेंज आता है, जैसे एक र्यूमर चल रहा है कि प्राइवेटाइजेशन या फिर मर्जर होगा पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस का, अगर इस तरह का कुछ भी हमारे एग्जाम से पहले आ गया या अपकमिंग बजट में कुछ आ गया, तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। म्यूचुअल फंड्स एंड एसेट मैनेजर्स है, इसको एक सेपरेट वीडियो में हम लोग करेंगे, इसी चैप्टर के अंदर उसका पार्ट होगा। पेंशन फंड्स हैं, पेंशन फंड्स को भी हम लोग इसी वीडियो में, इसी चैप्टर में नेक्स्ट पार्ट की उसमें करेंगे। तो ये पूरा चैप्टर हमारा 3 पार्ट में हो जाएगा। प्रेजेंट पार्ट ये जो आप कर रहे हैं, सेकंड पार्ट में हम लोग म्यूचुअल फंड्स करेंगे, थर्ड पार्ट में हम लोग पेंशन फंड्स या पेंशन सिस्टम की बात करेंगे। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये हम लोग एनबीएफसी के अंदर ही डील करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे डेफिनेशन की फॉर्म से, बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में हमें जाने की नीड नहीं पड़ेगी। आगे देखते हैं इसमें। अब हम लोग अपने एनबीएफसीज की बात कर रहे हैं,
तो एनबीएफसी को सबसे पहले डिफाइन कैसे करा है हमने, सेक्शन 45(1)(f) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। बैंकिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो वो हमारा बीआर एक्ट के अकॉर्डिंगली होता है ना। एनबीएफसीज को हमने मेंशन ही आरबीआई एक्ट के अंदर करा है। जो भी आरबीआई का रेगुलेशन है एनबीएफसी में वो सब कुछ सेक्शन 45 ऑफ आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंगली होता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एक कंपनी हो, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो जो कि एक कंपनी हो, और उसका प्रिंसिपल बिजनेस जो हो वो डिपॉजिट रिसीव करने का या लैंडिंग करने का हो इन एनी मैनर, या फिर वो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या ऐसे इंस्टीट्यूशंस का ग्रुप जिनको आरबीआई, ठीक है, बैंक से यहाँ पे मतलब हो जाएगा हमारा आरबीआई, जिनको आरबीआई विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के किसी नोटिफिकेशन से स्पेसिफाई करता है एज एनबीएफसी, है ना। इसमें क्लास ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस आ जाएगी। तो हम एक एक कंपनी की बात नहीं करते इसमें, अगर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपनीज हैं उन्हें भी हम एनबीएफसी की फॉर्म में क्लासिफाई कर देते हैं, जैसे अकाउंट एग्रीगेटर कंपनीज हैं। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि एक कंपनी है वो हमारा एनबीएफसी हो गया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने के लिए एक तो फाइनेंस में डील कर ही रहा है, या फिर वो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जिनका प्रिंसिपल बिजनेस पैसे लेना या पैसा देना हो, या फिर वो कंपनीज जो गवर्नमेंट अपने गैजेट के थ्रू या फिर आरबीआई गवर्नमेंट की परमिशन से एनबीएफसी क्लासिफाई करता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन सेक्शन 45(1)(c) ऑफ आरबीआई एक्ट के अंदर डिफाइंड है। आरबीआई एक्ट से यहाँ पे हमारा मतलब है आरबीआई एक्ट 1934 जो मेन हमारा आरबीआई एक्ट है उसी की हम बात करते हैं। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है मींस एनी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन दैट कैरीज ऑन इट्स बिजनेस और पार्ट ऑफ बिजनेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज, है ना। या तो उसका प्राइमरली बिजनेस ही वो हो जो हमने यहाँ पढ़ा है, या फिर उसका प्रिंसिपल बिजनेस फाइनेंशियल एक्टिविटीज का हो। इसको समझते हैं क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, वो लैंडिंग का काम कर रहा हो, फाइनेंसिंग का काम कर रहा हो, है ना, मतलब अपने स्टाफ के अलावा बाकी लैंडिंग और फाइनेंस का काम कर रहा हो। शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड, डिबेंचर, सिक्योरिटीज इनके अंदर इन्वॉल्व होता हो, चाहे गवर्नमेंट की हो, लोकल अथॉरिटीज की हो। लीजिंग या हायर परचेज का बिजनेस कर रहा हो, इंश्योरेंस बिजनेस में डील कर रहा हो, चिट फंड्स में कर रहा हो, कलेक्शन ऑफ मोनीज का काम करता हो, एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट्स का काम करता हो, बट उसका प्रिंसिपल बिजनेस ये नहीं होना चाहिए। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, सेल परचेज ऑफ गुड्स, कोई और सर्विसेज, या फिर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल परचेज, अगर ये सब काम कर रहा है तो हम उसको एनबीएफसी की फॉर्म में नहीं मानेंगे। ये सब काम कैसे, उसका प्रिंसिपल बिजनेस। अब प्रिंसिपल बिजनेस के लिए क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो जो प्रिंसिपल बिजनेस होता है ना, इसके लिए एक 50-50 टेस्ट होता है। 50-50 टेस्ट बताता है कि कंपनी फाइनेंशियल बिजनेस में है या नहीं। अब ये 50-50 टेस्ट क्या होता है, इसके अंदर दो कंडीशन है। क्या क्या है दो कंडीशन, पहला जो टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स का मतलब जो टोटल एसेट्स, इसको ऐसे बोलेंगे, जो 50% ऑफ टोटल एसेट्स शुड बी एटलीस्ट 50%, मतलब 50 से ज्यादा वो फाइनेंशियल एसेट्स हो। और जो उसका ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट का भी 50% जो उसका प्रॉफिट है, ये खाली ग्रेटर देन इक्वल टू की बात नहीं हो रही है, 50% प्रॉफिट इन फाइनेंशियल एसेट के थ्रू आए। यह मेंशन है फाइनेंशियल एक्टिविटी एज द प्रिंसिपल बिजनेस इज व्हेन कंपनी का फाइनेंशियल एसेट कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द टोटल एसेट्स, है ना, और इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द ग्रॉस इनकम। ये लैंग्वेज आरबीआई की है। आरबीआई की लैंग्वेज मैंने एज इट इज यहाँ पढ़ ली है कि आपके आंसर्स बेटर आंसर की फॉर्म में रिफ्लेक्ट होंगे। अगर डिस्क्रिप्टिव में आता है कुछ भी इससे रिलेटेड, आप एक अच्छी लैंग्वेज का आंसर वहाँ पे फर्निश कर पाए। कंपनीज जो ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करती हैं वो एनबीएफसी की फॉर्म में आरबीआई के साथ रजिस्टर हो सकती हैं। कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल एसेट्स उसके मोर देन 50% ऑफ टोटल एसेट्स हो, और जो उसकी इनकम है उसके 50% से ज्यादा इन फाइनेंशियल एसेट्स के थ्रू आती हो, तो वो हमारी एक कंपनी हो जाएगी। हाउएवर, जरा इसको मैं डिलीट कर दूं, हाउएवर जो कंपनीज एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स में है ना, या कोई और सर्विसेज परचेज और कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, सेल परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो एज देयर प्रिंसिपल बिजनेस, तो वो आरबीआई के साथ एनबीएफसी नहीं बन सकती हैं। और ये जो 50-50% वाली कंडीशन है फाइनेंशियल एसेट्स की ग्रॉस प्रॉफिट की, यही हमारा 50-50 टेस्ट कहलाता है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब बैंक और एनबीएफसी के बीच में क्या डिफरेंस होता है, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं काफी टाइम से। बैंक और एनबीएफसी एक तो डिफरेंट एंटिटीज है ना, इनकी डिफरेंट स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं। बैंक हमारे पास बीआर एक्ट के थ्रू बैंक की गाइडलाइंस आती हैं,
प्लस आरबीआई एक्ट उस पर काम करता है, एनबीएफसी में सिर्फ और सिर्फ आरबीआई एक्ट ही काम कर रहा है। तो एनबीएफसी इज ओनली वर्किंग विद आरबीआई एक्ट, बैंक्स आर वर्किंग विद आरबीआई एक्ट एज वेल एज विद बीआर एक्ट। दूसरा, अब एनबीएफसी लैंड कर सकता है, मेक इन्वेस्टमेंट कर सकता है, तो है तो ये बैंक को ही, बैंक को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। मेजर डिफरेंस जो है एनबीएफसी और बैंक का, एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, बट टर्म डिपॉजिट वाली बहुत लिमिटेड कंपनीज है, उसको हम आगे देखेंगे। एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, मतलब नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, ये सब एनबीएफसी में नहीं हो सकता। दे कैन नॉट इश्यू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ, है ना, तो एनबीएफसी इटसेल्फ मतलब अपने लिए कोई चेक नहीं कर सकता, एनबीएफसी चेक में भी नहीं आएंगे। और एक मेजर डिफरेंस है कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी है डीआईसीजीसी की, वो एनबीएफसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती हैं, उनके डिपॉजिटर्स को डीआईसीजीसी की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब एनबीएफसी की रेगुलेशन की हम लोग बात करें तो आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2022 को स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दिया था। स्केल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में उसने क्या बोला कि एनबीएफसी को वेरियस लेयर में डिफाइन कर दिया। एक हो गई हमारी बेस लेयर, फिर एक हो गई मिडिल लेयर, फिर एक हो गई अपर लेयर, और इन तीनों के ऊपर आ गया टॉप लेयर। तो हमारे पास ये लेयर 1 सबसे नीचे, फिर ये लेयर 2, फिर ये लेयर 3, फिर ये लेयर 4, तो 4 लेयर की एनबीएफसी हमारे पास हो गई। ठीक है, अब कितने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, वो लोअर से हायर की तरफ जाएंगे। बेस लेयर पर रेगुलेशन सबसे कम होंगे, मिडिल लेयर पर उससे ज्यादा, अपर लेयर पर उससे ज्यादा, और टॉप लेयर पर उससे भी ज्यादा। तो एनबीएफसी जो लोएस्ट लेयर की है वो एनबीएफसी बेस लेयर कहते हैं, एनबीएफसी बीएल। एनबीएफसी जो मिडिल लेयर की या फिर अपर लेयर की है, उन्हें एनबीएफसी एमएल या फिर एनबीएफसी यूएल कहते हैं। फिर जो टॉप लेयर है, एसएस टॉप लेयर जो है, ये आइडियली एम्प्टी होनी चाहिए, है ना, एंड विल बी नोन एज एनबीएफसी टॉप लेयर। मतलब अभी कोई भी एनबीएफसी इंडिया में ऐसी नहीं है जो एनबीएफसी टॉप लेयर में आती हो, बट इसमें कोई भी कंपनी कब आएगी, जब आरबीआई को लगेगा कि इसके लिए सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द पोटेंशियल सिस्टमैटिक रिस्क फ्रॉम द स्पेसिफिक एनबीएफसी इन द अपर लेयर। तो जब एनबीएफसी अपर लेयर की कोई एनबीएफसी इतनी बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, कि आरबीआई को लगेगा कि इसके वजह से कोई सिस्टमैटिक रिस्क हो सकता है, तो आरबीआई उसको एनबीएफसी टॉप लेयर क्लासिफाई करेगा। क्लियर? तो 4 तरह का रेगुलेशन था। कंडीशन क्या होती है इसके लिए? जो हमारी बेस लेयर एनबीएफसी होती हैं, एक तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होगी, इनका एसेट साइज 1000 करोड़ से कम होगा। ठीक है, एसेट साइज जो होगा वो 1000 करोड़ से कम होगा। और स्पेसिफिक एनबीएफसी की कैटेगरीज होती हैं, जैसे पीयर टू पीयर लैंडिंग वाली एनबीएफसी, ये टाइप ऑफ वर्क है इन एनबीएफसी का। अकाउंट एग्रीगेटर वाली एनबीएफसी, नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी वाली एनबीएफसी क्या होती हैं, इनकी डेफिनेशन हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसी वीडियो में पढ़ेंगे। या फिर एनबीएफसी वो जो पब्लिक फंड अवेल नहीं करती और कस्टमर इंटरफेस नहीं है, तो ये सारी एनबीएफसी हमारी बेस लेयर एनबीएफसी में आती हैं। फिर आएंगी मिडिल लेयर एनबीएफसी, जो भी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी हैं, शॉर्ट में हम लोग एनबीएफसी डी लिखते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एसेट साइज, क्यों, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा ले रही हैं। तो जो भी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं वो मिडिल लेयर बनती हैं। और वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जिनका एसेट साइज 1000 करोड़ से या उससे ज्यादा का है, वो भी हमारी एनबीएफसी होती है। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड एनबीएफसी होंगी, वो भी हमारी एनबीएफसी मिडिल लेयर के अंदर आती हैं। क्या क्या होता है इसमें? स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स वाली एनबीएफसी होंगी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज होंगी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होंगी, इंफ्रा फाइनेंस कंपनीज होंगी। तो आईएफसी हो गई हमारी, एचएफसीज हो गई, सीआईसीज हो गई, ये हमारी एनबीएफसी मिडिल लेयर में आती हैं। फिर हमारी बात करते हैं अपर लेयर एनबीएफसीज की। इसके लिए कुछ आइडेंटिफाइड एनबीएफसीज हैं, वो हमारी अपर लेयर की आती हैं। एनबीएफसी स्पेशली आइडेंटिफाइड बाय रिजर्व बैंक एज सिस्टमैटिकली सिग्निफिकेंट बेस्ड ऑन स्कोरिंग मेथोडोलॉजी। ये आरबीआई का इंटरनल है कि उसका साइज क्या है, इंटरकनेक्टेडनेस कितनी है, रिस्क प्रोफाइल क्या है। तो जो टॉप 10 एनबीएफसी होंगी बाय एसेट साइज, वो अच्छा मतलब ये तो है ही है, इसके अलावा जो टॉप 10 एनबीएफसीज होंगी इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्कोर, हम ये सारे स्कोर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टॉप 10 एनबीएफसी बाय एसेट साइज, वो हमारी एनबीएफसी अपर लेयर में आ जाएंगी। टॉप लेयर की बात करें, ये एक्सेप्शनल केस के लिए है, हमने पीछे डिस्कस कर रही था, यूजुअली एम्प्टी होती है। पॉपुलेट कब होगा?
जब आरबीआई सोचेगा कि किसी कंपनी के लिए कोई सब्सटेंशियल इंक्रीज इन सिस्टमेटिक रिस्क है, तो वो अपर लेयर की एनबीएफसी हमारी टॉप लेयर में आ जाएंगी। अब टाइप ऑफ एनबीएफसीज पढ़ते हैं। हमने पीछे अभी इतनी सारी एनबीएफसीज पढ़ी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज पढ़ी, अकाउंट एग्रीगेटर्स पढ़े, पीयर टू पीयर लैंडिंग पढ़ी, स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स पढ़े। अब देखते हैं ये सब होते क्या है। तो ये हमने एनबीएफसी का क्लासिफिकेशन है ऑन द टाइप ऑफ एक्टिविटीज। ये क्लासिफिकेशन भी आरबीआई की वेबसाइट पर अवेलेबल है। आरबीआई के अंदर आरबीआई की वेबसाइट पर एफएक्यूज है एनबीएफसी से रिलेटेड, उनके स्केल बेस्ड रेगुलेशन से रिलेटेड, उससे ये सब कुछ हमने लिया है। तो इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी की बात करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी क्या होती है? वो कंपनी जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है ना, उसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है? एसेट फाइनेंस करना, द प्रोवाइडिंग ऑफ फाइनेंस वेदर बाय मेकिंग लोन्स और एडवांसेस और अदरवाइज फॉर एनी एक्टिविटी अदर देन इट्स ओन एंड एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज, है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी है क्रेडिट भी है। तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड इज नॉट इन एनी अदर कैटेगरी ऑफ एनबीएफसी। वो आरबीआई ने इस तरह से डिफाइन करा है इन्वेस्टमेंट इन क्रेडिट कंपनी। इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, दोबारा से सुनिए, वो कंपनी जिनका प्रिंसिपल बिजनेस एसेट फाइनेंस है। ठीक है, अब एसेट फाइनेंस वो लोन एडवांसेस की फॉर्म में भी कर सकते हैं, किसी और फॉर्म में भी कर सकते हैं, और साथ में दूसरा वो अपने आप से सिक्योरिटीज का एक्विजिशन कर रहा है। सिक्योरिटीज यहाँ पे स्टॉक मार्केट की भी हो सकती हैं और जीसेक भी हो सकती हैं, वो आरबीआई डिफाइन करेगा टाइम टू टाइम। दूसरी टाइप ऑफ एनबीएफसी होती है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कौन सी होंगी? वो एनबीएफसी जिसके फाइनेंशियल एसेट्स ना वो हाउसिंग की फाइनेंस से रिलेटेड है, और वो एटलीस्ट 60% ऑफ उसके टोटल एसेट्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी है, वो कार लोन भी दे रही है, वो हाउसिंग का लोन भी दे रही है, वो इन्वेस्टमेंट भी करती है, तो ये उसके मान लीजिए टोटल एसेट्स हो गए। मान लेते हैं टोटल एसेट्स है 100 करोड़ के, 1000 करोड़ मान लेते हैं फॉर द सेक। ठीक है, अब 1000 करोड़ में से उसने 400 करोड़ का तो ये कर रखा है, 300 करोड़ का ये कर रखा है, और 300 करोड़ उसके हाउसिंग फाइनेंस में उसने लगा रखा है। तो उसके हाउसिंग फाइनेंस के तो एसेट 30% हो गए ना, तो इन दैट केस वो एचएफसी नहीं कहलाएगी। एंड आउट ऑफ द टोटल एसेट्स नॉट लेस देन 50% शुड बी बाय वे ऑफ हाउसिंग फाइनेंस फॉर इंडिविजुअल्स। अब जो टोटल एसेट्स हैं, मान लेते हैं 1000 करोड़ के टोटल एसेट्स हैं, तो इस कंपनी के एटलीस्ट 60%, है ना, तो एटलीस्ट 600 करोड़ जो होगा वो हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड होना चाहिए। साथ में दूसरी कंडीशन ये है कि इन 1000 करोड़ का एटलीस्ट 50%, मतलब एटलीस्ट 500 करोड़ जो है ये इंडिविजुअल्स को ही दिया जाएगा। बचा हुआ 100 करोड़ आप कॉर्पोरेट्स को दे सकते हैं, आप जो ये बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, गौर हो गया, सुपरटेक हो गया ना, जो अलग अलग रियल एस्टेट डेवलपमेंट करते हैं, फ्लैट्स बना रहे हैं, आप उन्हें दे सकते हैं। बट एटलीस्ट 50%, नॉट लेस देन का मतलब एटलीस्ट 50% हाउसिंग फाइनेंस इंडिविजुअल्स को होना चाहिए, तब वो हमारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बनेगी। इंफ्रा फाइनेंस कंपनीज कौन सी होती है? इंफ्रा फाइनेंस कंपनीज वो होती है जिनके एटलीस्ट 70% ऑफ इट्स टोटल एसेट्स इट्स टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग। सड़क बनवा रहे हैं, कुछ और बनवा रहे हैं, ऐसे इंफ्रा डेट फंड्स कंपनीज होती हैं, आईडीएफ एनबीएफसीज कहते हैं। तो ये वो कंपनीज होती है, तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग होगी। पहली बात, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। ठीक है, विच इज परमिटेड टू रीफाइनेंस पोस्ट कमेंसमेंट ऑपरेशंस डेट, है ना। तो इस तरह के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को ये उनके शुरू होने के बाद में रिफाइनेंस कर सकते हैं, है ना, बट कंडीशन एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ सेटिस्फैक्ट्री कॉमर्शियल ऑपरेशंस एंड फाइनेंस। जो टॉल ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स होते हैं एज अ डायरेक्ट लेंडर, वहां पे फाइनेंस कर सकते हैं। तो ये दो तरह से फाइनेंस करेंगे, पहला रीफाइनेंस करेंगे, दूसरा डायरेक्ट फाइनेंस करेंगे। रीफाइनेंस कब करेंगे? वो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को जो कि ऑलरेडी 1 साल से कॉमर्शियल ऑपरेशंस में है, सेटिस्फैक्ट्री कॉमर्शियल ऑपरेशन में है। दूसरा, जो जो टॉल ऑपरेशन ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स होते हैं, टॉल ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनका फाइनेंस करेंगे। फिर हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आते हैं। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हमारे नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज होती हैं। ठीक है, और जो 75% इनके टोटल एसेट्स होंगे वो माइक्रो फाइनेंस लोन में होंगे। माइक्रो फाइनेंस लोन क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस 3 लाख रुपए तक का कोलेट्रल फ्री लोन होता है, लो इनकम हाउस होल्ड को दिया जाता है। सॉरी, 3 लाख रुपए तक का नहीं, ये 3 लाख रुपए तक की इनकी एनुअल इनकम होती है, उन्हें जो लोन दिया जाता है कोलेट्रल फ्री, वो माइक्रो फाइनेंस होता है। ठीक है, जहां पे हाउस होल्ड के अंदर क्या मतलब है? हस्बैंड वाइफ, उनके अनमैरिड चिल्ड्रन। तो जिस घर की इनकम, फैमिली इनकम उस घर की 3 लाख रुपए तक की है, उन्हें कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से। ये किसके थ्रू जाता है?
याद करिए हमने नाबार्ड में पढ़ा था एसएचजी लिंकेजेस या फिर जेएलजी लिंकेजेस, वहां पे माइक्रो फाइनेंस का काम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज कौन सी होती हैं? वो एनबीएफसी होंगी जिनका प्राइमरी काम है ना, which primarily engaged in holding investment in group companies rather than undertaking regular lending of trading activities। तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो है ये ग्रुप कंपनीज में होल्डिंग रखती हैं। CIC must invest at least 90% of its net assets in shared debts or loans of group companies. Out of this, minimum 60% net assets must be in equity shares, including compulsory convertible instruments within 10 years. CIC does not trade in its group companies, मतलब जो इसके ग्रुप कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स होंगे, मान लीजिए एक कोई कंपनी है ना, उसका एक ये काम है, एक ये काम है, एक ये काम है, एक ये काम है, ये अलग अलग फाइनेंशियल एक्टिविटीज में है बट अंडर द सेम अम्ब्रेला, तो वो हमारी CIC हो जाएगी। एक्सेप्ट ब्लॉक सेल्स और डायल्यूशन और डिसइन्वेस्टमेंट्स, इट कैन नॉट अंडरटेक अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज एक्सेप्ट लिमिटेड परमिटेड एक्टिविटीज लाइक बैंक डिपॉजिट्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लैंडिंग टू ग्रुप कंपनीज। ये अपनी ही कंपनीज को, मतलब एक ग्रुप, मतलब जैसे एक कोई ग्रुप है, मान लीजिए पीएनबी हो गया, पीएनबी का बैंक भी है, पीएनबी की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी है, पीएनबी का मेट लाइफ एक के साथ एक पीएनबी मेट लाइफ इंश्योरेंस टाई अप प्रोजेक्ट भी है। अब मान लेते हैं इनकी 4-5 कंपनीज हो गई, या पीएनबी कार्ड्स भी है, तो इन 4-5 कंपनीज के ऊपर एक होल्डिंग कंपनी हो जाएगी, एक बड़ी कंपनी हो जाएगी, वो सिर्फ इन कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट करेगी, है ना। एग्जाम्पल से एक और समझने की कोशिश करते हैं। एक ये कंपनी है ना, ये 4 अलग अलग कंपनीज हैं, ये कुछ काम कर रही है क्रेडिट से रिलेटेड, ये कुछ काम कर रही है कार्ड से रिलेटेड, ये भी कुछ काम कर रही है, ये भी कुछ काम कर रही है। अब ये जो पेरेंट कंपनी हो गई एक तरह से, या फिर अम्ब्रेला कंपनी, इसे हम समझ लेते हैं, ये अम्ब्रेला की तरह इसका भी शेयर्स रखेगी, इसके भी शेयर्स रखेगी, इसमें भी इन्वेस्ट करेगी, इसमें भी इन्वेस्ट करेगी। इन्वेस्ट किस तरह से करेगी? शेयर्स की फॉर्म में, डेट की फॉर्म में, या फिर लोन देगी इन ग्रुप कंपनीज को। तो ये हमारी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, कोर से मतलब है कि ये अपने ही ग्रुप की कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है, ये इस ग्रुप के बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। CIC does not trade in its group company investments except block sales or dilution or disinvestments. It cannot undertake other financial activities. Now, the entity must have an asset size of 100 crore or more and must accept a public fund. तो public fund इसे लेने पड़ेंगे to qualify as CIC। ठीक है, आगे चलते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी फैक्टर्स, एनबीएफसी फैक्टर्स कहते हैं। ये क्या होती हैं? ये नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होंगी सबसे पहली चीज, और इनका प्रिंसिपल बिजनेस होता है फैक्टरिंग। ठीक है, फैक्टरिंग का काम करती हैं। अब फैक्टरिंग क्या होता है? तो फैक्टरिंग के अंदर क्या होता है, मान लेते हैं एक कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है XYZ, इसने सामान बेचा। आपको याद है ना ट्रेड्स पे हम लोगों ने कैसे डिस्कस करा था? तो मान लेते हैं इसका इन्वॉइस आता है 10,000 रुपए का, या 1 लाख का इसका इन्वॉइस आया। एक ये फैक्टर कंपनी है। अब MSME के लिए तो ट्रेड्स आ गया, बट MSME के अलावा और भी कंपनीज होंगी, छोटी कंपनीज होंगी, बड़ी कंपनीज होंगी। तो ये फैक्टर क्या करता है? फैक्टर जो भी कोई पर्सन है या कोई फैक्टर कंपनी है, मान लेते हैं इसने अपनी 1 लाख की इनवॉइस इसे बेच दी, और इसने लेट से 85,000 रुपए उसे दे दिए। ठीक है, अब इसका जब ये पैसा आया, जब इसको इसका पैसा मिला, तो इसने इसको, और मान लेते हैं फैक्टर ने अपनी फीस बोली 5,000, तो इसने इस 1 लाख में से 10,000 रुपए काट के पूरा 90,000 इसे दे दिया। क्यों? उसमें इसकी ये 85,000 भी चला गया और 5,000 उसकी फीस भी चली गई। इस तरह से जो फैक्टर कंपनीज है ये अपना पैसा कमाती हैं। ठीक है, तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी फैक्टर कंपनीज वो होंगी, एक तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होंगी, प्रिंसिपल बिजनेस इनका फैक्टरिंग का होना चाहिए, है ना। फाइनेंशियल एसेट जो है फैक्टरिंग बिजनेस के, दे कॉन्स्टिट्यूट एटलीस्ट 50% ऑफ देयर टोटल एसेट्स, और इनकम जो होनी है इसकी, वो ग्रॉस इनकम की एटलीस्ट 50% से ज्यादा, मतलब एटलीस्ट 50% या उससे ज्यादा फैक्टर्स के थ्रू आए, वो 50-50 रूल यहां लग जाएगा। फिर आती है हमारी मॉर्गेज गारंटी कंपनी। मॉर्गेज गारंटी कंपनी क्या होती है? ये रजिस्टर होंगी एज मॉर्गेज गारंटी कंपनी ओनली, है ना। ये क्या करेंगे? मॉर्गेज गारंटी देती हैं, मतलब गारंटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ एन आउटस्टैंडिंग हाउसिंग लोन एंड इंटरेस्ट एक्रूड अपॉन ना अप टू द गारंटीड अमाउंट टू अ क्रेडिटर इंस्टीट्यूशन। आपका कोई घर गिरवी रखा हुआ है, तो उस घर को पेपर छुड़ा के ये उनको बचा हुआ पैसा दे देंगी। A mortgage guarantee company shall deemed to primarily transact the business of providing mortgage guarantees
when at least 90% of the business turnover is mortgage guarantee business or at least 90% of the gross income is from mortgage guarantee business। तो मतलब यहाँ पे 50-50% रूल नहीं लगा, यहाँ पे 90-90 रूल हो गया है मॉर्गेज गारंटी कंपनीज के केस में, है ना। तो क्या होता है कि मान लेते हैं आपने किसी बैंक से लोन लिया अपने घर के पेपर गिरवी रख के, तो मॉर्गेज गारंटी का और आप लोन नहीं चुका पा रहे, मॉर्गेज गारंटी कंपनी क्या करेंगे, ये वहां से आपके घर के पेपर छुड़ा देंगे आपका लोन का पेपर देकर, फिर आपको इन्हें लोन चुकाना पड़ेगा। स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स कौन से होते हैं, ये एनबीएफसीज होंगी विच हैव बीन गारंटीड ऑथराइजेशन टू अंडरटेक प्राइमरी डीलर एक्टिविटीज। प्राइमरी डीलर एक्टिविटीज किसकी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल परचेज करेंगे। SPDs may undertake a set of core and non-core activities which are clearly defined. SPD support GSEC market, primary secondary market में दोनों तरफ through various obligation like participating in primary auctions, market making in GSECs, predominance of investment in GSECs, achieving minimum secondary market turnover ratio, etc. etc. तो जो स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हैं ये वो एनबीएफसीज हैं जो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डील करती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के सेल और परचेज में। अब ये सेल और परचेज जो होता है सेकेंडरी मार्केट में होता है, प्राइमरी मार्केट में ऑक्शन के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्हें खरीदनी होती हैं। तो ये हमारे स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर्स हैं। फिर आते हैं हमारे नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। अब ये हमारी वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज होती हैं which hold the share of a banking company and the share of all other financial services company in its group। जैसे हमने पीएनबी का एग्जांपल दिया था सीआईसी के केस में, तो सीआईसी के केस में तो वो कोई भी कंपनीज हो सकती थी, उसके लिए जरूरी नहीं है कि बैंकिंग हो, बट पीएनबी के जैसे एग्जांपल है या मान लीजिए एसबीआई का एग्जांपल है, इसके केस में क्या है, जो इनकी एनओएफएचसी होगी नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी, वो प्राइमरली इनके बैंक के शेयर्स रखेगी, प्लस जो इस ग्रुप की बाकी कंपनीज हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज दे रही हैं उनके भी शेयर रखेगी। एनबीएफसी अकाउंट एग्रीगेटर्स, अकाउंट एग्रीगेटर में क्या होता है, ये वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है दैट अंडरटेक्स बिजनेस ऑफ एन अकाउंट एग्रीगेटर फॉर अ फी और अदरवाइज। बिजनेस ऑफ अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है, आपकी जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है कस्टमर की, वो आपसे लेकर कंसोलिडेट करके ऑर्गेनाइज करके किसी बैंक में दे सकती है या फिर आपको ही किसी फॉर्म में दे सकती है, वो अकाउंट एग्रीगेटर हो गए। इंडिया में मल्टीपल अकाउंट एग्रीगेटर्स हैं, ऐसे पेमेंट एग्रीगेटर्स भी होते हैं। तो जो अकाउंट एग्रीगेटर है ये आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर करके रखेगा एंड देन उस इंफॉर्मेशन को बैंक को, जैसे आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, आप ऑनलाइन लोन ले रहे हैं उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके पास आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो जाती है वो अकाउंट एग्रीगेटर्स के थ्रू जाती है। आप उसको चेक पॉइंट लगाते हैं ना अलग अलग जगह, तो वो अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू होता है सारा। एनबीएफसी पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म, ये एक इंपॉर्टेंट एनबीएफसी होता है हमारे पास। ये क्या होते हैं, वो नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो पीयर टू पीयर लैंडिंग का बिजनेस करते हैं। ये इंटरमीडिएरी की तरह काम करते हैं, है ना, लोन फैसिलिटेशन देंगे ऑनलाइन मीडियम से या अदर। जैसे मान लेते हैं अब तो इसके लिए डिपॉजिट वाली एनबीएफसी भी आ गई है, जैसे स्लाइस है ना, स्लाइस ऐप है, स्लाइस ऐप से आप लोन ले लेते हैं, या फिर कोई और ऐप है, मान लीजिए एयरटेल की ऐप है, एयरटेल की, इसके अंदर क्या है, एयरटेल फाइनेंस के थ्रू ये आपको लोन दे रहा है, तो ये इंटरमीडिएरी है एयरटेल फाइनेंस कंपनी और आपके बीच में एक ऑनलाइन ऐप की फॉर्म में। तो जो भी ऐसे इंटरमीडिएरीज एक्ट कर रहे हैं वो पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, पीयर टू पीयर लैंडिंग कंपनीज नहीं है, पीयर टू पीयर लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स है। तो ये हमारे टाइप ऑफ एनबीएफसीज हैं जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस करी हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का, और इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड बॉडी हमें पढ़नी है NARCL। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो है ये स्पेशलाइज्ड आरबीआई रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं। ये क्या करते हैं, ये स्ट्रेस्ड एसेट को खरीद लेते हैं। स्ट्रेस्ड एसेट से मतलब है एनपीए, बैंक से उनका एनपीए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनका एनपीए खरीद लेते हैं। मान लेते हैं किसी बैंक का एनपीए है 10 करोड़ रुपए का, एक हमने छोटा सा बैंक ले लिया, 10 करोड़ रुपए का उसका एनपीए है, ठीक है। ये एनपीए लॉस एसेट हो चुका है, बैंक को ये लॉस एसेट डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, एक एआरसी आई, एआरसी ने बोला कि आप मेरे को 4 करोड़ में ये बेच दो। तो इसमें क्या हुआ, बैंक को 4 करोड़ की इनकम हो गई। बैंक ने बोला 10 करोड़ तो उसको लॉस में ही जा रहा है ना, अगर इसके बदले 4 करोड़ भी मिल जाए तो क्या बुरा है। अब एआरसी ने 4 करोड़ देके बैंक को ये बेच दिया, सॉरी बैंक से ले लिया। अब इस जो ये लोन पोर्टफोलियो हुआ, इस लोन पोर्टफोलियो को एआरसी क्या करेगा, कैसे रिजॉल्व करेगा, वो एआरसी का हेडेक है। एआरसी यहां से पैसा रिकवर कर लेगा 5-6 करोड़ तक का, तो एआरसी को यहाँ पे इनकम हो जाएगी।
अब एआरसी जो है मेनली सरफासी एक्ट के थ्रू काम करती हैं। इट एम्पावर्स देम टू एनफोर्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। ARC purchase NPAs at discounted value, paying banks through a mix of cash and security receipts। ठीक है, तो बैंक को तो ये पेमेंट करेंगी कैश और सिक्योरिटी रिसीट्स के फॉर्म में करती हैं। स्ट्रेस एसेट्स आर रिजॉल्व वाया रीस्ट्रक्चरिंग, वन टाइम सेटलमेंट, सेल ऑफ एसेट्स और लिक्विडेशन डिपेंडिंग ऑन वायबिलिटी, है ना। तो मल्टीपल तरीके हैं कि कैसे रिजॉल्व किया जाएगा स्ट्रेस एसेट्स को। चाहे उसकी रिकवरी करने के लिए हम लोग उसे रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसे दोबारा लोन दे रहे हैं, सॉरी उसका वन टाइम सेटलमेंट कर रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी को बेच दे रहे हैं, कोई कंपनी है तो उसे लिक्विडेट कर दे रहे हैं, डिपेंडिंग की वायबिलिटी क्या है। AR ना ARCs को RBI रेगुलेट करता है विद द नॉर्म्स ऑन कैपिटल एडुकेसी, प्रोविजनिंग, वैल्यूएशन एंड स्किन इन द गेम। ARC का प्राइमरी फंक्शन क्या हो गया कि बैंकों की बैलेंस शीट्स क्लीन करते हैं, उनके लिए कैपिटल अवेलेबिलिटी इंप्रूव करते हैं और क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को स्ट्रेंथनाइज करते हैं। ये हमारी ARCs हो गई। ARC में हमें NARCL पढ़ना है। NARCL की फुल फॉर्म होती है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। NARCL इज नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ये एक गवर्नमेंट बैंक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, गवर्नमेंट बैक्ड एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। इसका काम क्या है? टू टेक ओवर एंड रिजॉल्व लार्ज स्ट्रेस एसेट्स NPAs फ्रॉम द बैंक्स। वर्ड पे ध्यान रखिएगा, लार्ज स्ट्रेस एसेट की बात कर रहे हैं, लार्ज NPA अमाउंट्स की, इन सेंट्रलाइज प्रोफेशनल एंड टाइम बाउंड मैनर। ठीक है, सरफासी एक्ट में काम करेगा और RBI इसे रेगुलेट करेगा। NARCL को सेटअप क्यों किया है ना? क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े लार्ज वैल्यू लेगेसी NPAs चल रहे थे जहां पे रेजोल्यूशन उनका स्लो हो रहा था ना, मल्टीपल क्रेडिटर्स थे। रिजल्ट क्या आ रहा था कि प्रोलॉन्ग स्ट्रेस और इनएफिशिएंट रिकवरी हो रही थी। अब वो सारा तामझाम NARCL ने ले लिया ताकि बैंक अपनी प्राइमरी एक्टिविटीज पे फोकस करे। अब NARCL का काम है कि कैसे वहां से पैसा लेना है, उन लोगों का NPA रेजोल्यूशन कराना है। दैट इज नाउ विद दिस कंपनी ओनली। By creating single specialized resolution vehicle, NARCL aims to clean bank balance sheets, unlock capital stuck in stressed assets and receive credit flow in the economy। ठीक है, डायरेक्ट इसमें कुछ ऐसा वो है नहीं। अब इंडिया के पास जो NARCL है वो डुअल मॉडल में, मतलब ये दो एंटिटीज एक साथ काम करती हैं और कलेक्टिवली हम लोग इसे बैड बैंक भी बोलते हैं, है ना। तो NARCL का मतलब सिर्फ NARCL नहीं रह गया, NARCL के साथ साथ IDRCL भी है। तो दो एंटिटीज हमारी एक साथ हैं इसके अंदर। ये एंटिटीज क्या क्या करेंगी, तो पहले देखते हैं NARCL क्या है, इसको किसने सेटअप करा है। इन 4-5 चीजों को हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में करेंगे जो PIB पर आए थे इसके लिए। NARCL हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट एंड हैज अप्लाइड टू द, सॉरी अब इसको लाइसेंस मिल चुका है ना। PIB पे जब ये अपडेट थी तब एज अप्लाइड था, अब इसको RBI से लाइसेंस मिल गया है। NARCL हैज बीन सेटअप बाय बैंक्स, ठीक है, बैंक्स ने सेटअप करा है टू एग्रीगेट एंड कंसोलिडेटेड स्ट्रेस एसेट्स फॉर देयर सब्सिक्वेंट रेजोल्यूशन। पब्लिक सेक्टर बैंक्स का 51% ओनरशिप NARCL में रहेगी। ठीक, फिर आता है IDRCL। IDRCL की फुल फॉर्म है इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। जब भी NARCL आपको लिखना के लिए आएगा, आपको इसी तरह से लिखना है कि NARCL के लिए इंडिया ने डुअल एंटिटी मोड लिया है जिसमें NARCL और IDRCL दो एंटिटीज एक साथ काम कर रही हैं। IDRCL की बात करें तो ये सर्विस ऑपरेशनल एंटिटी है ना। ये मैनेज करेगी एसेट्स को और इंगेज करेगी मार्केट प्रोफेशनल्स को। पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे जो था पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात थी 51%, यहाँ पर इसमें बात करें IDRCL में पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्लस पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास 49% ही स्टेक रहेंगे और बाकी हमारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स के पास रहेंगे। ठीक है, IDRCL प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के थ्रू है मेजरली और पब्लिक बैंक्स और पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के पास 49% स्टेक्स है। ठीक है, क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अब NARCL के दो फेज में इसका काम करने की बात की गई है। NARCL के दो फेजेस होंगे, क्या क्या? फेज 1 और 2 होंगे। इसकी इनिशियल स्ट्रेटेजी जो है टू एक्वायर लार्ज स्ट्रेस एसेट्स, तो करीब करीब 2 लाख करोड़ के बैड लोन्स को इसे रिजॉल्व करना है। फेज 1 जो होगा ये फुल्ली प्रोविजन एसेट्स पे काम करेगा, करीब करीब 90,000 करोड़ पे। फेज 2 जो है रिमेनिंग हाई वैल्यू लोन्स पे बात करेगा फेज 2। ठीक है, तो ये हमारा फेज 1 और फेज 2 का फर्क आ जाएगा। अब ये जो होंगे इसमें एसेट एक्वायर्ड वाया कैश जो है 15% आएंगे और गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिसीट्स में 85%, लीडिंग टू देयर रेजोल्यूशन थ्रू NCLT एंड अदर मीन्स। क्लियर है? तो जो भी ये एसेट्स परचेज कर रहा है उसमें 15% तो आपको कैश मिल जाएगा
और 15% गवर्नमेंट की सिक्योरिटी रिसीट्स। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटी है। की एक्सपेक्ट्स बात करें अगर एनएआरसीएल की, ऑब्जेक्टिव है इसका टू क्लीन अप बैंक बैलेंस शीट बाय टेकिंग ओवर लेगेसी बेड लोन्स ऑफ 500 करोड़ एंड अबव। तो मिनिमम साइज हमारा 500 करोड़ का हो गया। इनिशियल फोकस क्या रहेगा? एक्विजिशन ऑफ एसेट्स वेयर बैंक हैड ऑलरेडी मेड सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, मतलब फुली प्रोवाइडेड एसेट्स हैं, टारगेटिंग अराउंड 90,000 करोड़। तो 2 लाख करोड़ में से 90,000 करोड़ फेज 1 में करना है। फिर एक्विजिशन ऑफ रिमेनिंग स्ट्रेस एसेट्स फेज 2 में आ जाएगा, दैट रिक्वायर लोअर प्रोविजनिंग कंप्लीटिंग टू द 2 लाख करोड़ टारगेट। तो इनिशियली फेज 1 में 90,000 करोड़ के लोन्स की बात कर रहा है, फेज 2 में 2 लाख करोड़ टारगेट पूरा करने के लिए जो बचा कुचा है उसकी बात करेगा। एक्विजिशन स्ट्रक्चर क्या है? वही जो हमने पढ़ा। एनएआरसीएल जो है 15% तो कैश की फॉर्म में देगा और बचा हुआ सिक्योरिटी रिसीट्स की फॉर्म में देगा 85%। सिक्योरिटी रिसीट्स के पास क्या होगी? गवर्नमेंट की गारंटी होगी, सो दैट उस चीज पर बैंक भरोसा कर पाए। जब तक गवर्नमेंट गारंटी नहीं होगी तो बैंक उस पर भरोसा नहीं कर पाएगा। अब रेजोल्यूशन प्रोसेस की बात कर तो एक बार अगर एनएआरसीएल ने एसेट को एक्वायर कर लिया, वो इन एसेट्स को मैनेज करेगा थ्रू इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, आईबीसी। आईबीसी का हमने पढ़ा था बैंकिंग रिफॉर्म्स के अंदर, हमने आईबीसी का नाम पढ़ा था, ठीक है, वाया एनसीएलटी और अदर मेथड एमिंग फॉर रेजोल्यूशन। अब अदर मेथड कौन से हो गए इसमें? सरफासी भी आ गया एक अदर मेथड में, है ना, अगर कोई इतना बड़ा लोन होता है तो। फंडिंग प्राइमरली यूज्ड बाय बैंक्स विद पब्लिक सेक्टर बैंक्स होल्डिंग मेजॉरिटी स्टेक रेदर देन डायरेक्ट गवर्नमेंट कैश इन्फ्यूजन टू एनएआरसीएल। क्योंकि अब इसके अंदर जो मेजॉरिटी स्टेक्स हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हो गए ना, 51%, तो वहां से पैसा आएगा रेदर देन कि गवर्नमेंट इसमें पैसा दे, बैंक्स के थ्रू पैसा आ रहा है, क्योंकि जो तामझाम है वो भी बैंक्स का ही है इसलिए। अब हमारे पास ऑलरेडी जब 28 एग्जिस्टिंग एआरसीज थे तो हमने एनएआरसीएल और आईडीआरसीएल का कॉन्सेप्ट हम लोग क्यों लेकर आए? रीजन बीइंग कि जो एग्जिस्टिंग एआरसीज थी वो रेजोल्यूशन तो करती थी बट स्मॉलर वैल्यू लोन्स की करती थी। अब 500 करोड़ का लोन तो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। Various available resolution mechanism including IBFC that proved to be useful. However, considering the large stock of legacy NPAs, क्योंकि हम लोग ओवरऑल 2 लाख करोड़ के एनपीए की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा है ना, एडिशनल ऑप्शंस ऑल्टरनेटिव्स वर नीडेड, और इस वजह से एनएआरसीएल आईडीआरसीएल का स्ट्रक्चर अनाउंस हुआ। ये कौन से यूनियन बजट में अनाउंस हुआ था ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आई थिंक 2022 के बजट के अंदर आया था, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन से बजट में आया था। आई बिलीव आप लोगों को ये एनबीएफसी का सेशन अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो आपके एग्जाम के लिए। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा है तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल का हैंडल है, इस पर आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी, जो बाकी पीडीएफ्स हैं, बाकी सेशन के लिंक्स है, वो सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के हैंडल पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।